अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए MCQs। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो मिड टर्म का पेपर होगा उसमें जो आपका 80% पोर्शन होगा वो MCQs का होगा, इसलिए आपने क्वेश्चन से ज़्यादा MCQs को प्रिपेयर करना है और उनकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि 22 मार्क्स के आपके MCQs होंगे और जस्ट 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने MCQs को ज़्यादा टाइम देना है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है और वो उनको प्रिपेयर करना इजी भी है क्वेश्चंस के निस्बत। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQs जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे। ऑलमोस्ट 50 MCQs जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और लेक्चर 1 to 18 होंगे। ठीक है, इससे पहले जो वीडियोज़ यूट्यूब पे होंगी, पास पेपर्स होंगे। ठीक है, एक तो पास पेपर जो हैं वो बहुत ओल्ड होंगे, 2012 के, 2013 के। ठीक है, और सेकंड ये कि वो 1 से 22 लेक्चर्स के दरमियान होंगे MCQs। लेकिन आपको जो इस तरफा पहले इसी तरह होता था कि मिड टर्म जो है उसका सिलेबस 1 से 22 लेक्चर्स होते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है मिड टर्म का सिलेबस लेक्चर 1 से 18 है, 18 लेक्चर हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। ये ना हो कि आप उन पास पेपर्स को पढ़ते रहें, उन MCQs को प्रिपेयर करते रहें जो कि 22 तक हों। ठीक है, और पेपर में जाएँ तो पता चले कि ये तो आगे वाले सिलेबस से हैं। ठीक है, इसलिए आपने 18 लेक्चर तक आपने MCQs को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है मिड टर्म का वो लेक्चर 1 to 18 है। तो अनाउंसमेंट आपने चेक की होगी, उसमें आपको ये बताया गया है कि आपका सिलेबस जो है वो लेक्चर 1 से 18 तक है। तो उन लेक्चर्स में से जो भी MCQs पढ़ रहे थे वो मैं यहाँ पे आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ, और इन MCQs को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप जो है अच्छे से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें, अच्छे मार्क्स जो हैं वो पेपर में ले सकें। क्योंकि अगर आप पेपर में पास होंगे तब ही आप फाइनल टर्म के पेपर में बैठ सकेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तमाम स्टूडेंट्स ने ये 50 MCQs हैं, इन 50 MCQs को हर हाल में प्रिपेयर करना है और फिर पेपर के लिए जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, और आके आपने फीडबैक भी देना है कि आपका पेपर इसमें से आया था, कितना आया था। ठीक है, तो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि ये वीडियो जो है ये कितनी हेल्पफुल है उनके लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है वो क्या है कि हाउ मैनी डिमेंशंस डज एन डिमेंशनल अरे हैज़। और एक और बात बता दूं कि आपको MCQs जो हैं वो तो और वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, किसी और चैनल पे भी वीडियो होगी उसमें भी मिल जाएंगे। तो एक तो वो 22 लेक्चर तक होंगे। सेकंड बात ये कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताया नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि मैं क्विज़ जो है उनको भी आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ क्विज़ का, तो उसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो, तो फिर आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाले भी आएंगे, तो प्रोग्रामिंग वालों को किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से। हाउ मैनी डिमेंशंस डज एन डिमेंशनल अरे हैज़, कि अगर आपके पास एन डिमेंशनल अरे है तो उसकी टोटल कितनी डिमेंशंस होंगी। तो अब ये देखें, हमें स्टेटमेंट में ही आंसर जो है उसको बता दिया गया है। क्या है कि एन डिमेंशनल अरे। ठीक है, तो हमें बताया गया है कि एक एन डिमेंशनल अरे है, तो आप बताएं कि उसकी कितनी डिमेंशंस होंगी। तो क्योंकि वो एन डिमेंशनल है तो उसकी एन डिमेंशंस ही होंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास फर्स्ट MCQs का करेक्ट आंसर होगा कि अगर कोई डिमेंशन जो एन डिमेंशनल अरे है तो उसकी कितनी डिमेंशंस होंगी, एन। ठीक है, तो बहुत आसान MCQs है ये। MCQs नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज कॉल बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप, यानी कि हमें एक फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन डेफिनेशन गिवन है, तो हमने बताना है कि इन MCQs में से कौन सी कॉल जो है वो कॉल बाय रेफरेंस है। ठीक है, दो तरह की कॉल्स होती हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और एक होती है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस जो है उसके अबाउट हमें यहाँ पे पूछा गया है, तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएंगे। और एक होती है कॉल बाय वैल्यू, तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है वो नेक्स्ट MCQs में जब आएगा तो वहाँ पे मैं आपको इसका बताऊंगी। कॉल बाय रेफरेंस जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हमारे पास जो फंक्शन होता है उसका नाम लिखते हैं हम फंक।
ठीक है। यहाँ भी ये देखें फंक हमने लिखा क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था उसका नाम क्या था, फंक, ठीक है। तो फंक हमने लिख के तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट्स लगा के, तो जब कॉल बाय रेफरेंस होती है तो कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है, एम्परसेंड। तो यहाँ पे आपने ये लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने वो वेरिएबल जो आर्ग्यूमेंट है वो देना है, नंबर्ड यानी कि नम, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, कॉल बाय रेफरेंस, जिसमें कॉल बाय रेफरेंस में हम इंट यहाँ पे टाइप है तो टाइप भी नहीं बताते, और यहाँ पे स्टैटिक है तो हम स्टैटिक भी नहीं लगाते। कॉल बाय रेफरेंस में हम ये वाला ऑपरेटर जो है लगाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें क्या हो, यहाँ पे फंक्शन का नेम ये ना हो, ठीक है। तो जो फंक्शन का नेम होगा वो स्टार्टिंग पे होगा, फिर ब्रैकेट्स, फिर ये साइन जो है, साइन को आपने देखना है कि ये साइन जो है एम्परसेंड का यानी कि एंड ऑपरेटर जो है लगा होना चाहिए कॉल बाय रेफरेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 3 जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट आर डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय डैश, ठीक है। तो जो हमारे पास एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो वेरिएबल की वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं एक टाइम पे, ठीक है। तो जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका इंक्रीमेंट एक वैल्यू होता है, और जब हम डिक्रीमेंट करते हैं तो वो भी एक वैल्यू ही जस्ट डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। एक वैल्यू इंक्रीज होगी, एक वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इट्स मीन कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 1, ठीक है। द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट आर डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बार बार मिड टर्म के पेपर में ही पूछा जाता है और क्विज में भी रिपीट होता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है कि जब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू में तो वो कितना होता है, एक वैल्यू। नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज है वो क्या है कि द लूप विच इज मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉन इज कॉल्ड, ठीक है। तो वो लूप जो ठीक है वो कौन सा लूप है जो मोस्ट सुटेबल होगा उस कंडीशन में जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन जो हैं वो पता होगा, नॉन होंगे, ठीक है। तो जब हम जानते हैं कि हमने कितनी नंबर ऑफ इटरेशन को चलाना है तो उस लूप को हम क्या कहेंगे, उस लूप के लिए हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इटरेशन जो हैं वो हमें नॉन नहीं होंगी, यानी कि अगर हमें ये नहीं पता कि हमने 3 दफ़ा इटरेशन चलानी है, 4 दफ़ा इटरेशन चलानी है, तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हमने जस्ट 3 दफ़ा चलानी है, 4 दफ़ा चलानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। यानी कि जब हमें इटरेशंस का पता होगा कि कितनी दफ़ा हमने इटरेशन को चलाना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर, और जब ना पता होगा तब हमारे पास वाइल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे पास क्या है, इन C++ द स्ट्रिंग कांस्टेंट इज इनक्लोज्ड इन, ठीक है। तो जो हमारे पास C और C++ में जो स्ट्रिंग होती है वो किस में क्लोज्ड होती है, ठीक है। तो जब हम C++ में स्ट्रिंग को लिखते हैं तो उसको हम डबल क्वार्ट्स में लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब हम स्ट्रिंग को C या C++ में लिखते हैं तो हम उसके इर्द गिर्द डबल क्वार्ट्स जो है 2 कॉमास लगाते हैं, स्टार्टिंग में भी और एन में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि डबल क्वार्ट्स। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर वी डिवाइड दिस नंबर बाय 10 एंड टेक, ठीक है। तो जब हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं राइट मोस्ट डिजिट पे तो हम उसको वी डिवाइड दिस नंबर बाय 10, ठीक है। तो हम उसको 10 पे डिवाइड करेंगे और उसका क्या लेंगे, हम उसका रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। जब हम राइट मोस्ट डिजिट पे नंबर का राइट मोस्ट डिजिट जो है उसको गेट करना चाहते हैं और नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो फिर हम उसका क्या लेंगे, हम उसका रिमाइंडर लेंगे। रिमाइंडर यानी कि जो बाकी बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, अरे के अबाउट हमारे पास ये एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन अरे ऑफ साइज 10 ऑफ इंट डाटा टाइप, ठीक है। तो हमारे पास एक अरे है, उसका साइज जो है वो 10 है और डाटा टाइप उसकी इंट है। तो आप इस अरे को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, इसको डिक्लेयर करने का करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका हमने आंसर जो है वो बताना है।
तो आपको पता होना चाहिए कि अरे को आप किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। हो सकता है अगर आपको पूछा जाए तो उसकी डाटा टाइप इंट ना हो, चेंज हो, कैर हो, ठीक है, या फिर डबल हो, लॉन्ग हो, और साइज जो है वो 10 ना हो, वो 12, 13, 14, ठीक है। इसलिए आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि आप अरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। जब आप किसी अरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले लिखते हैं आपकी डाटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप क्या है, इंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट, उसके बाद हम लिखते हैं अरे का नाम, ठीक है। तो अरे का नाम जो होगा वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे नेम हमें नहीं बताया गया तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट नेम लिख देंगे। यहाँ पे इंट पहले डाटा टाइप फिर उसका नेम हमने लिख दिया नेम, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इंट नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके दरमियान हम साइज जो हमें बताया गया होता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइज क्या है, 10। तो दरमियान ब्रैकेट्स के दरमियान में हम क्या लिखेंगे, 10, और लास्ट पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। जैसा कि यहाँ पे MCQs नंबर 3 में गिवन है कि इंट डाटा टाइप नेम अरे का नेम है और फिर उसका साइज कितना है, 10। तो ये हमारी अरे की डिक्लेरेशन है। इस तरह से हम अरे को डिक्लेयर करते हैं। जो नेक्स्ट वन MCQs है वो क्या है कि हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आर ऑक्युपाइड बाय अरे str, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें एक str स्ट्रिंग जो है वो गिवन है। तो हमें पूछा गया है कि ये जो str स्ट्रिंग है इसने कितने नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं उनको ऑक्युपाइड किया है। तो हम किस तरह से देखेंगे कि इसने कितने ऑक्युपाई किए हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पे स्ट्रिंग होगी उसको आपने काउंट कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको काउंट करते हैं कि कितने ये नंबर ऑफ बाइट्स बनते हैं। P1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में आप देखें कि कितने वर्ड्स हैं, 11, ठीक है। इट्स मीन कि इसने कितने नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी ली है, 11, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन जो MCQs है हमारे पास वो क्या है, मेमोरी के अबाउट है वो, और इफ एल्स, ठीक है। व्हेन द इफ एल्स कंसिस्ट मोर देन वन स्टेटमेंट देन इनक्लोजिंग दीज स्टेटमेंट इन कर्ली ब्रेसेस इज, ठीक है। तो जब हमारे पास मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, एक से ज़्यादा इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इफ स्टेटमेंट को इनक्लोज कर लेते हैं इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास मस्ट, कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा इफ की स्टेटमेंट्स हों तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको मस्ट हर दफ़ा ऑलवेज जो है हम उनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर लेते हैं। तो आपके पास मस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 10 है कि सपोज डैट एन इंटीजर टाइप पॉइंटर कंटेन्स अ मेमोरी एड्रेस। सपोज करें कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, उसका मेमोरी एड्रेस ये है। व्हाट विल बी द न्यू मेमोरी एड्रेस इफ़ वी इंक्रीमेंट दिस पॉइंटर बाय 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस है पॉइंटर का, इंटीजर टाइप है इसकी। तो अगर हम उस पॉइंटर में इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो बाय 1, ठीक है, एक दफ़ा इंक्रीमेंट करना चाहते हैं उस पॉइंटर में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो गए। तो अब ये जो इंक्रीमेंट है इसकी टाइप इंट है। तो इंटीजर के हवाले से जब हम किसी इंट में इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। हर डाटा टाइप का अलग अलग होता है। तो डाटा टाइप इंट जो है उसमें जब हम इंक्रीमेंट करते हैं एक दफ़ा तो 4 बाइट्स जो हैं वो इंक्रीज होती है। यानी कि यहाँ पे 230 है तो 4 ऐड करेंगे तो 234। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास इसका करेक्ट होगा कि जब हम इंट में एक दफ़ा इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट होगा। तो एड्रेस में 4 बाइट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट वन जो MCQs है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मिस वुड रिजल्ट इन फिनाइट रिकर्जन इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। कि इनमें से कौन सी जो है मिस होगी। तो रिकर्जन फंक्शन के केस में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मिस होगी, कौन सी कॉल जो है वो मिस होगी, तो इनफिनाइट रिकर्जन हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, रिकर्सिव कॉल। अगर रिकर्सिव फंक्शन में रिकर्सिव कॉल जो है वो मिस हो जाएगी तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो इनफिनाइट रिकर्जन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कि whenever we use a library function or a predefined object or macro we need to use a, कि जब भी हम किसी लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है।
हमें एक हेडर फाइल की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा कि जब हम किसी लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करते हैं, जब हम किसी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को, या फिर मैक्रो क्या है, जैसे हमारे पास होता है कि पाई, ठीक है, पाई एक मैक्रो है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1428 इस तरह से समथिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है या फिर मैक्रो। तो जब हम किसी लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करते हैं, मैक्रो को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में एक हेडर फाइल जो है .h हेडर फाइल जो है उसको ऐड करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 12। स्विच स्टेटमेंट डील्स विद डैश टाइप ऑफ डाटा। तो जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होती है उसको हम किस टाइप का डाटा दे सकते हैं, तो उसको हम दो टाइप का डाटा दे सकते हैं, एक इंटीजर और एक करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 होगा कि इंटीजर एंड करेक्टर दोनों, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि स्विच स्टेटमेंट को हम इंटीजर और करेक्टर दोनों टाइप का डाटा दे सकते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 14 है, वो क्या है कि बहुत कंपाइलर एंड डैश आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कोड, ठीक है। और डैश, कंपाइलर और डैश को हम यूज़ करते हैं मशीन लैंग्वेज में जो हमारे पास कोड होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। तो एक तो हमारे पास कंपाइलर है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, ट्रांसलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास इंटरप्रेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर को हम इंटरप्रेटर भी कहते हैं, तो इंटरप्रेटर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि बहुत कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 15, ठीक है। ये क्या है कि ट्वेन स्टैंड्स फॉर। तो ये जो स्टैंड्स फॉर हैं आपके हैंडवर्ड्स में जितने भी स्टैंड्स फॉर हैं इनको आप प्रिपेयर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एमसीक्यूज में ज़रूर आते हैं। ट्वेन स्टैंड्स फॉर, तो ट्वेन जो है उसकी ये शॉर्टकट नेम है, तो यहाँ से हमने बताना है कि इसका फुल नेम जो है वो क्या है। गिवन ऑप्शंस में से इसका फुल नेम कौन सा है तो हमने उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी करेक्ट फॉर्म होती है वो होती है टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, ठीक है। ट्वेन स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है द पैरामीटर पास टू इज डिजिट फंक्शन इज। हमारे पास एक इज डिजिट फंक्शन होता है, उसको हम कौन सा पैरामीटर पास करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे डिजिट है तो डिजिट हमारे पास क्या होते हैं, डिजिट जो है वो हमारे पास होगा करेक्टर वैल्यू, ठीक है। डिजिट हमारे पास क्या होगा, एक करेक्टर वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डिजिट जो है वो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। डिजिट जो है 1 2 3 4 ये डिजिट होते हैं, तो डिजिट हमारे पास क्या होगा, एन इंटीजर वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि C++ views each file as a sequential streams of dash, ठीक है। C++ जो है वो each फाइल को देखती है sequential stream of dash, बिट्स बाइट्स नंबर्स या फिर वर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि C++ जो है वो हर फाइल को एज अ सिक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स देखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डैश अंडर अ सिंगल नेम। तो स्ट्रक्चर जो है वो किसकी कलेक्शन है, अंडर अ सिंगल नेम, फंक्शंस की, वेरिएबल्स की, फंक्शन और वेरिएबल्स दोनों की, या फिर ओनली डाटा टाइप्स की। तो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कलेक्शन होती है ओनली वेरिएबल्स की, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ ओनली वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन है कि द डिफॉल्ट मोड फॉर राइटिंग इनटू अ फाइल यूजिंग ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज। तो जब हम किसी ऑफ स्ट्रीम में किसी फाइल में राइटिंग करते हैं, हम लिखते हैं, तो उसका डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा होता है, आउट, बिन या ऐप, ठीक है। तो जाहिर बात है जब हम किसी फाइल में लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मोड होगा, डिफ़ॉल्ट मोड आउट, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर ऑफ स्ट्रीम है तो आउट, और अगर इन इफ स्ट्रीम है यानी कि एफ स्ट्रीम का स्टार्टिंग वर्ड जो है वो अगर आई होगा तो इन होगा यहाँ पे, और इन जो है वो हम किसके लिए करते हैं, रीडिंग के लिए। अगर हम फाइल से रीडिंग कर रहे हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट मोड जो है वो इन होगा,
और अगर हम फाइल पे राइट कर रहे हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट मोड जो है वो आउट होगा। ठीक है, दोनों एमसीक्यूज इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और रिपीट हुए हैं, बार बार मिड टर्म में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज हैं जो बार बार मिड टर्म के पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट डॉक इज अ काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि डॉक MS वर्ड जो आप यूज़ करते हैं उसकी काइंड कौन सी है। ठीक है, वो कौन सी काइंड की फाइल होती है ये हमने बताना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा रैंडम एक्सेस फाइल। ठीक है, MS वर्ड जो है वो कौन सी फाइल है, रैंडम एक्सेस फाइल। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे MCQs है ये इम्पॉर्टेंट है, समझना है आपने। यहाँ पे क्या है कि हेयर द कोड इज गिवन बिलो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द कोड। ठीक है, कि यहाँ पे कोड जो है वो गिवन है, आपने क्या करना है, आपने प्रॉब्लम जो है इस कोड में वो बतानी है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोड क्या है, वाइल जब तक आई जो है वो लेस देन है 10 से एंड। ठीक है, ये जो यहाँ पे दो सिम्बल्स हैं ये कौन से हैं, ये एंड ऑपरेटर है। तो नेक्स्ट क्या है कि आई जब तक बड़ा है 24 से। अब ये देखें, ये जो स्टेटमेंट है ये तो ऑलवेज जो है ये ट्रू हो ही नहीं सकती, ये ऑलवेज फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंड ऑपरेटर होता है उसमें होता है कि जब दोनों कंडीशन, ये वाली और ये वाली दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो तब हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आएगा। ठीक है, दोनों अगर फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स ही रहेगा। तो अब यहाँ पे ये देखें, आई 10 से छोटा हो और यहाँ पे कह रहे हैं कि आई 24 से बड़ा हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, यहाँ तो आई 10 से छोटा होगा या फिर आई 24 से बड़ा होगा। ठीक है, दोनों जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं हो सकती। इट्स मीन के टेस्ट कंडीशन जो है वो ऑलवेज फॉल्स रहेगी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन जो है वो कभी भी ट्रू नहीं होगी, ऑलवेज फॉल्स रहेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि कंडीशन जो है वो ऑलवेज फॉल्स रहेगी, करेक्ट होगी ही नहीं। नेक्स्ट वन क्या है कि डैश हमारे पास यहाँ पे करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप इज, तो हमारे पास एक डू वाइल लूप है, हमने उसका बताना है करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, तो डू वाइल का लूप जो है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक डू होता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, ब्रैकेट लगा के आगे स्टेटमेंट्स, और फिर हमारे पास क्या होता है वाइल। ठीक है, वाइल जो है वो लास्ट पे आता है और फिर वाइल जो है उसके आगे ये सेमी कॉलन जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा कोई MCQs है जो यहाँ पे हमारी कंडीशन को ट्रू कर रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो ये है। ठीक है, कि स्टार्टिंग में डू वाइल का सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम डू लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स लगा के अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फिर हम वाइल लिखते हैं और अपनी कंडीशन को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डू वाइल का सिंटेक्स है, इसको आपने याद कर लेना है, डू वाइल का सिंटेक्स। और MCQs नंबर डी है ये और इम्पोर्टेंट MCQs है, तमाम स्टूडेंट्स ने इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट MCQs है ये। नेक्स्ट वन है कि मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, सिंगल डिमेंशनल अरे से, मल्टी डिमेंशनल से, वेक्टर प्रोडक्ट से या फिर स्केलर प्रोडक्ट से। ठीक है, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसको हम डिफाइन करते हैं मल्टी डिमेंशनल से। ठीक है, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, मल्टी डिमेंशनल से, यानी कि उसमें दो डिमेंशन होती हैं, उसमें रोज भी होती हैं और उसमें कॉलम्स भी होती हैं, इसलिए हमारे पास क्या आएगा कि मल्टी डिमेंशनल अरे से। नेक्स्ट वन MCQs है, MCQs नंबर कौन सा है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी टाइप क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंपॉर्टेंट MCQs है, अगेन इसको भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। जो नेक्स्ट वन MCQs है वो क्या है, अगेन हमारे पास एक कोड है, तो ये कोड वाले जो है ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को आप समझें कि किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो आपके पास ऑप्शंस नीचे गिवन है, यू नीड टू चूज द ऑप्शन विच इज ट्रू फॉर द गिवन कोड। आपने क्या करना है, आपने नीचे जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से ट्रू ऑप्शन जो है उसको उसको सिलेक्ट करना है इस कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम देखते हैं कोड क्या है कि फॉर
फॉर एक लूप है, तो फॉर लूप हम, हाँ, फॉर लूप का हमें कोड जो है वो गिवन है कि फॉर इंटू इंट आई इक्वल टू 1, आई जब तक बड़ा है 0 से, आई में इंक्रीमेंट करो। तो अब यहाँ पे ये देखें आई 1 है, तो आई जो है वो 1 से 0 से बड़ा ही है, तो आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कंडीशन जो है वो ऑलवेज ट्रू रहेगी, क्योंकि आई में इंक्रीमेंट होता जाएगा। आई की वैल्यू 1 है, फिर इंक्रीमेंट होगा 2 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कंडीशन जो है वो ऑलवेज ट्रू होगी, तो आई में इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो ऑलवेज कंडीशन ट्रू रहेगी, वो फॉल्स होगी ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी ही रहेगी, ठीक है। पहले 1 है, फिर 2 3 4 इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो आई की वैल्यू 0 से ऑलवेज ग्रेटर रहेगी। तो इट्स मीन कंडीशन जो है व्हाइल लूप की वो ऑलवेज चलती रहेगी और कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कंडीशन, ये देखिए एमसीक्यूज नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट होगा कि टेस्ट कंडीशन जो है वो ऑलवेज ट्रू रहेगी और आई की वैल्यू 0 से बड़ी ही रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है वो क्या है, ऑलमोस्ट हमारे 25 एमसीक्यूज जो हैं वो हो गया। नेक्स्ट वन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर यूज्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। कि हम सी और सी प्लस प्लस में कौन सी वैल्यूज को यूज करते हैं ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम में जब ट्रू फॉल के लिए हम कौन सी वैल्यू को सी और सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, तो ट्रू हम यूज करते हैं 0, ट्रू को हम 1 से और फॉल्स को 0 से, यानी कि 1 एंड 0 जो है वो हम यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने प्रोग्राम में, ठीक है। ट्रू को 1 से और 0 को फॉल्स से। इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि ट्रू फॉल्स को हम 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है वो है कि वाइल लूप में एग्जीक्यूट डैश और मोर टाइम्स, ठीक है। तो वाइल लूप जो है वो डैश और ज़्यादा टाइम चलेगा, यानी कि वाइल लूप जो है वो 1 नहीं 0 या फिर ज़्यादा टाइम, ठीक है। 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल हो जाएगी तो वाइल लूप जो है वो तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास करेक्ट होगा कि कंडीशन वाइल लूप की कंडीशन जो है वो या तो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी या फिर मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और अगर फॉल्स हो जाएगी तो फिर तो वो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, बॉडी ऑफ एनी फंक्शन इज इनक्लोज्ड विद इन, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किसी भी फंक्शन की बॉडी जो है उसको हम किन ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स हमें गिवन है, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब हम किसी फंक्शन की बॉडी को इनक्लोज करते हैं तो वो हम किस में करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट होगा कि हम किसी भी फंक्शन की बॉडी को जब क्लोज करते हैं तो वो किस में करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। ऑप्शन नंबर ए इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर पीटीआर विद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग, यानी कि आपने एक पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज करना है, तो आप किस तरह से उसको इनिशियलाइज करते हैं उसका करेक्ट सिंटैक्स आपने यहाँ से बताना है, ठीक है। कि हम पॉइंटर को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें आपको बताया गया है कि एक पॉइंटर है और फिर उसका नाम पीटीआर है और उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है और फिर उसकी वैल्यू जो है वो भी बताई गई है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, आपके पास इसका मेथड जो है वो पता होना चाहिए। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये प्रोग्रामिंग है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास क्या डाटा टाइप होती है, कैर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कैर। स्ट्रिंग की डाटा टाइप हमारे पास कैर होती है, यानी कि करैक्टर। तो कैर जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। कैर लिख के तो फिर हम जो हमारे पास पॉइंटर होगा उसका नाम लिखेंगे, ये पॉइंटर का नाम पीटीआर है तो फिर हम पीटीआर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे और हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे। और प्रोग्रामिंग क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम डबल क्वार्ट्स में लिखते हैं, हमने पीछे एमसीक्यूज में देखा भी था, तो इसलिए हम इस प्रोग्रामिंग को डबल क्वार्ट्स में इक्वल की दूसरी साइड पे राइट करेंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कैर इसकी डाटा टाइप है, क्योंकि स्ट्रिंग की डाटा टाइप कौन सी होती है, कैर, तो हमने इसकी डाटा टाइप कैर लिखी। फिर हमने पीटीआर उसका नाम लिखा, तो क्योंकि हम पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो पॉइंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैटिक से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया स्टैटिक पीटीआर इक्वल है प्रोग्रामिंग और डबल क्वार्ट्स में प्रोग्रामिंग को लिखेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है।
नेक्स्ट वन एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ मोड फॉर रीडिंग राइटिंग द डाटा फ्रॉम अ फाइल, ठीक है, कि इनमें से कौन सा मोड है जो रीडिंग राइटिंग फाइल से डाटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इन जो है वो हम यूज़ करते हैं डाटा को फाइल से डाटा को रीड करने के लिए, आउट हम यूज़ करते हैं जब हमने फाइल से डाटा को राइट करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज क्या हैं हम यहाँ से देख लेते हैं स्क्रॉल करके। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रंक और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गेट, ठीक है। गेट जो है उसको हम यूज़ नहीं करते फाइल से डाटा रीड या राइट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास टर्न वाला तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन सा एमसीक्यूज है हमारे पास। इन सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस डैश आर द डोर्स थ्रू विच डाटा कैन एंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस में डैश जो है वो दरवाजे हैं प्रोग्राम में डाटा को एंटर करने के लिए और प्रोग्राम से डाटा को आउट करने के लिए। तो हमारे पास क्या होते हैं वो डोर्स, उन डोर्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम स्ट्रीम्स कहते हैं, ठीक है। सी और सी प्लस प्लस में हम स्ट्रीम्स को यूज़ करते हैं प्रोग्राम में डाटा को एंटर करने के लिए और प्रोग्राम से डाटा को आउट करने के लिए, यानी कि आउटपुट के लिए, ठीक है। तो स्ट्रीम जो है इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तमाम स्टूडेंट्स ने इसको याद कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट वन जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं कि क्या है। ये है हमारे पास ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो जो ऑल स्ट्रक्चर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अगर हम उसकी टाइप नहीं बताएंगे, ठीक है, कि वो डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, कुछ भी हम उसका नहीं बताएंगे तो फिर वो डिफ़ॉल्ट किस तरह से हो जाएंगे, यानी कि स्ट्रक्चर के ऑल एलिमेंट्स उनकी विजिबिलिटी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट की हमने नहीं बताया कि वो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, ठीक है, तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि स्ट्रक्चर के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाते हैं अगर हम उसको डिफाइन ना करें तो। नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन राइट टेक्स डैश एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जो राइट फंक्शन होता है वो किस आर्ग्यूमेंट को टेक करता है, किस आर्ग्यूमेंट को लेता है, वो हमने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो क्या हैं कि स्ट्रिंग ऑफ अ पॉइंटर टाइप को, स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल लेंथ और नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीड को, और पॉइंटर अरे ऑफ कैरेक्टर एंड डेलिमीटर को, और नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है कि स्ट्रिंग को और नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न, ठीक है। तो जब हम राइट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट्स क्या देंगे, एक तो वो स्ट्रिंग देंगे जिसको हमने राइट करना है, जैसे हम प्रोग्रामिंग राइट कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग जो है वो हम देंगे, और दूसरा हम उसके नंबर ऑफ बाइट्स बताएंगे जितने नंबर ऑफ बाइट्स हमने लिखने हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग में 11 वर्ड्स थे तो हम उसकी नंबर ऑफ बाइट्स 11 जो है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट होगा कि राइट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग और नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न को आर्ग्यूमेंट के तौर पर लेता है। नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज है वो क्या है, कंप्यूटर्स कैन डू डैश व्हाट वी टेल देम टू डू, ठीक है। कंप्यूटर्स जो हैं वो करते हैं जो हम उनको करने को कहते हैं, ठीक है। तो उससे कंप्यूटर्स जो हम कंप्यूटर को करने को कहते हैं, जो हम उस कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर उससे ज़्यादा करते हैं, उससे काम करते हैं, या एग्जैक्टली सेम वही करते हैं, ठीक है, ये हमने बताना है। तो कंप्यूटर्स जो हैं जो हम उनको कहते हैं, जो हम उनको कमांड देते हैं वो जस्ट उतना ही काम करते हैं, ठीक है, खुद से ज़्यादा काम भी नहीं करते और कम काम भी नहीं करते। जैसे हमने उनको कमांड दी Ctrl+C कि हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जस्ट इसको कॉपी करेंगे, ये नहीं है कि वो कॉपी करके तो इसको पेस्ट भी खुद कर दें, ठीक है। कंप्यूटर को हमने जितनी कमांड देनी है, जितना हमने उनको काम बताना है, उन्होंने जस्ट उतना ही करना है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा कि एग्जैक्टली, यानी कि जितना हम काम उनको बताते हैं वो एग्जैक्टली उतना ही करते हैं, ना उससे ज़्यादा करते हैं ना उससे कम करते हैं। नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज है वो क्या है कि व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड है,
तो उन्होंने कहा है कि जब व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंबाइंस टू एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली। ठीक है, तो ये हमने पीछे जो एग्जांपल देखी थी जिसमें हमारे पास दो कंडीशंस थी, दरमियान में ये ऑपरेटर एंड लगा हुआ था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि रिजल्ट जो है वो तब ट्रू आएगा जब दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी। तो यहाँ पे भी यही होगा कि दो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 है, तो दोनों का आंसर जो है हम उनको कंबाइन कर रहे हैं, तो आंसर जो है वो ट्रू कब आएगा, जब दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होंगी। ठीक है, क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है वो हमें तब ट्रू देता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू हों, यानी कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 जो है ये दोनों ट्रू होंगी, तो आंसर जो है वो भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि when both expression 1 और expression 2 are true then result will be true, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि नल करेक्टर इज यूज टू इंडिकेट द डैश ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, नल करेक्टर जो है वो स्ट्रिंग के डैश पार्ट को इंडिकेट करता है। तो नल करेक्टर जो है वो ऑलवेज स्ट्रिंग जो है उसके स्ट्रिंग के लास्ट पे आता है, तो इट्स मीन कि नल करेक्टर जो है वो स्ट्रिंग के एंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट होगा। नल करेक्टर जो है उसको हम स्ट्रिंग के आखिर में यूज करते हैं, तो वो एंड को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि बेस एड्रेस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ डैश एलिमेंट ऑफ एन अरे, कि अरे का बेस एड्रेस जो है, बेस एड्रेस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ डैश एलिमेंट ऑफ अरे। बेस एड्रेस जो है वो अरे के कौन से एलिमेंट का एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है फर्स्ट एलिमेंट का। जो अरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसके मेमोरी एड्रेस को हम कहते हैं बेस एड्रेस। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके पास करेक्ट होगा कि फर्स्ट बेस एड्रेस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे। नेक्स्ट वन भी उसी के रिलेटेड है। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन वही है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो ठीक है, बस उन्होंने थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है उसको चेंज कर दिया है, तो आप कहेंगे कि ये एमसीक्यूज डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है। वहाँ पे हमें पूछा गया था कि जो एलिमेंट का जो बेस एड्रेस का मेमोरी एड्रेस होता है वो अरे के कौन सी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी हमें कहा गया है कि मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे, कि अरे के फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस क्या होता है। तो अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस होता है वो क्या होता है, बेस एड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका मेमोरी एड्रेस कौन सा होता है, बेस एड्रेस। नेक्स्ट वन है कि द डैश स्ट्रक्चर इज मल्टीपल सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट विच मेक्स द कोड मोर एफिशिएंट एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, कि डैश स्ट्रक्चर जो है इज अ मल्टीपल सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट विच मेक्स द कोड मोर एफिशिएंट एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्विच स्ट्रक्चर जो है वो उसमें हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शंस होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोग्राम जो है उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, और क्या होता है कि वो कोड जो है मोर एफिशिएंट हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास करेक्ट होगा कि स्विच स्ट्रक्चर जो है उसमें हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। ऑलमोस्ट हमारे 40 एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो गया और 10 एमसीक्यूज हमारी रह गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 41 को। ये हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व्ड वर्ड इन सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस में इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो रिजर्व्ड वर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना है कि आपने डाटा टाइप्स, जो नेम डाटा टाइप का होगा वो तो हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड होगा। ठीक है, और जो डाटा टाइप नहीं होगी वो रिजर्व्ड वर्ड नहीं होगा। अब ये देखिए इंट जो है, इंटीजर के लिए हम इंट डाटा टाइप को यूज़ करते हैं, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड है। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के लिए हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं, ये भी हमारे पास करेक्ट है। डबल भी हमारे पास डाटा टाइप है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ वन हम देखते हैं सम, तो सम हमारे पास कोई भी डाटा टाइप नहीं है, ये एक रिजर्व्ड वर्ड नहीं है। इट्स मीन कि ये हमारे पास रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि सम जो है वो सी और सी प्लस प्लस में रिजर्व्ड वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज 42 है वो क्या है, टू एक्सेस रैंड
ये रैन फंक्शन है, ठीक है। टू एक्सेस रैन विच लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम, कि अगर आप रैन फंक्शन जो है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रोग्राम में कौन सी लाइब्रेरी जो है उसको ऐड करेंगे, तो उसको आप ऐड करेंगे stdlib.h, ठीक है। अगर आप रैन फंक्शन जो है उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्राम के टॉप में एक लाइब्रेरी ऐड करनी होगी जिसका नाम होगा stdlib.h, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, stdlib.h। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट इज द हाईएस्ट लीगल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग अरे इंट अरे 4, ठीक है। तो इसका हमने क्या बताना है, हमने इसका हाईएस्ट इंडेक्स बताना है कि हमारे पास एक अरे की डिक्लेरेशन हुई है, हमने यहाँ से बताना है कि जो इस अरे के एलिमेंट्स हैं उनका हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो ये समझने वाला क्वेश्चन है, ये आपको क्विज जो लास्ट हमारा क्विज हुआ है क्विज नंबर 2 CS 201 का, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अगेन समझा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने वो क्विज़ेस की वीडियो जो है उनको भी देख लेना है, उनके एमसीक्यूज को भी प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अरे है, उसकी डाटा टाइप इंट है, नाम उसका एर है, ठीक है, और उसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं अरे के वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, टोटल एलिमेंट उसमें 4 है, तो अरे का इंडेक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑलवेज इन अरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। तो 4 एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 0 1 2 3, यानी कि 0 से 3 तक। तो फिर हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा, 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा कि अगर 4 एलिमेंट हैं तो उनका हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 3 होगा, ठीक है। अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा, 4, ठीक है। एलिमेंट से एक आपने माइनस करना है तो वो आपके पास हाईएस्ट इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको पूछा जाए, अगर 5-6 एलिमेंट्स बताए हों, 6 एलिमेंट्स बताए हों, तो आपको कहा जाए कि हाईएस्ट इंडेक्स बताएं, तो उसका आपने हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो एक लेस कर लेना है, तो 5 आपके पास हाईएस्ट इंडेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज क्या है कि व्हेन एन अरे एलिमेंट इज पास टू अ फंक्शन, कि जब आप अरे का एलिमेंट जो है वो किसी फंक्शन को पास करती हैं तो इट इज़ पास्ड बाय, तो वो जो फंक्शन है वो पास होता है बाय रेफरेंस, ठीक है। तो बाय रेफरेंस जो है वो एलिमेंट उसका पास होगा जब आप किसी अरे के एलिमेंट को फंक्शन को पास करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद कर लेना है कि इट इज़ पास्ड बाय रेफरेंस। नेक्स्ट वन है कि वाइल प्रोग्रामिंग इट इज़ गुड टू प्रोवाइड एन ईजी टू अंडरस्टैंड ईजी टू यूज इंटरफेस, दिस प्रोग्रामिंग स्किल इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड यूजिबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपके हैंडआउट्स में गिवन है, यूजिबिलिटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था वर्ड के अबाउट हमें एक एमसीक्यूज जो था वो पूछा गया था, और अगेन हमारे पास एक वर्ड के अबाउट ही आया है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि वर्ड प्रोसेसर जो है उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप एप्लीकेशन सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, या फिर फोर्थ वन एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो वर्ड प्रोसेसर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 47 क्या है कि द कीवर्ड डैश इज यूज टू गेट सम वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। कि जब आप फंक्शन से कोई वैल्यू जो है उसको बैक वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो वापस के लिए हमारे पास क्या वर्ड होता है, रिटर्न। तो इट्स मीन रिटर्न कीवर्ड जो है वो हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 48 है, वो क्या है कि वाइल लूप में एग्जीक्यूट डैश आर मोर टाइम्स, ठीक है। तो वाइल लूप में एग्जीक्यूट, ये हमने पीछे भी देखा था, वाइल लूप में एग्जीक्यूट 1 आर मोर टाइम्स, ठीक है, 1 आर मोर टाइम्स। वाइल लूप में एग्जीक्यूट डैश आर मोर टाइम, सॉरी 1 नहीं आएगा, इसका 0 आएगा, ठीक है। तो इसका 0 आंसर होएगा कि अगर कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, वाइल लूप की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो जो लूप है वो चलेगा ही नहीं।
तो इट्स मीन कि वो ज़ीरो टाइम हो गया। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वाइल यानी कि जब तक, ठीक है, तो जब तक कंडीशन ट्रू होगी वो चलता रहेगा, यानी कि कंडीशन एक दफ़ा ट्रू हो गई तो वो बार बार चलेगा, मोर टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, या तो वो ज़ीरो टाइम चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो मोर टाइम्स चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ठीक है। पहले मैंने आपको 1 बताया था, लेकिन अब मैंने अगेन स्टेटमेंट को गौर से देखा है, तो आपका जो आंसर बन रहा है वो 0 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि एमसीक्यूज नंबर 49 ये क्या है कि सी इज़ वाइडली यूज्ड एज डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कि सी जो है वो एक वाइडली बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, लेकिन वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम की है उसका हमने नाम बताना है, तो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज है। सी जो है वो एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन हमारे पास 50 वाला एमसीक्यूज, 50 वाला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन टाइप इनटू अनदर के यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, कि हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हुए अगर एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं कि वही इंक्लूड डैश हेडर फाइल, तो तब हमें कौन सी हेडर फाइल जो है उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है, तो वो अगेन क्या है stdlib.h, ठीक है। अगर एक टाइप्स को दूसरी टाइप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में एक stdlib.h जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना होगा। ये थे आपके 50 MCQ CS 201 के लेक्चर नंबर 1 से 18 तक। होपफुली वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और पेपर जो है वो अटैम्प्ट करने के बाद आपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपको इस वीडियो में से कितने MCQs जो हैं वो पूछे गए हैं। मोस्टली MCQs इसी वीडियो से होगी, इसको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, तमाम स्टूडेंट्स ने पेपर में जाने से पहले इसको प्रिपेयर कर लेना है। मज़ीद प्रिपरेशन के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ अटैच हो जाना है।